जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 12th हिंदी अंतरा बुक के पहले चैप्टर यानी कि कार्नेलिया का गीत का हम अच्छे तरीके से अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। इससे पहले मैंने देवसेना के गीत के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। यदि अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं भाई, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, जा करके भाई आप लोग देख लीजिए। तो चलिए बिना देरी के हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न का उत्तर अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है आप सभी के सामने कि कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है, ठीक है ना। तो उत्तर लिखेंगे कि कार्नेलिया का गीत कविता में जयशंकर प्रसाद ने भारत की निम्नलिखित विशेषताओं की ओर संकेत किया है। लिखेंगे कविता में भारत को एक ऐसे देश के रूप में चित्रित किया गया है जहां सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुंचती हैं, जहां हरियाली छाई रहती है और जहां पक्षी भी आश्रय पाते हैं। आश्रय मतलब सहारा पाते हैं, ठीक है। पक्षी भी आश्रय पाते हैं। इसके अलावा प्रसाद ने भारत के लोगों की दयालुता का और करुणा की भावना पर भी प्रकाश डाला है, ठीक है ना, कि यहाँ के लोग कितने दयालु हैं और उनके अंदर कितनी करुणा भरी हुई है, इसका भी वर्णन प्रसाद जी ने इस पद्य में किया है। और यह भी बताया है कि कैसे इस देश में अपरिचित लोगों को भी प्रेम पूर्वक रखा जाता है, यानी वह व्यक्ति जो इस देश से परिचित भी नहीं है, दूसरे देश से आते हैं, उनको भी इस देश में कितना सम्मान मिलता है, यह भी बहुत अच्छे तरीके से प्रसाद जी ने बताया है। भाई देखो, मैं चाहता तो इसका उत्तर और शॉर्ट में लिख सकता था, लेकिन ज़्यादा शॉर्ट करने का क्या मतलब, क्योंकि परीक्षा में हमें अच्छे यानी 50 से 60 शब्दों में लिखना होगा, तभी हमें पूरे अंक मिलेंगे। इसलिए हमें इतना बड़ा उत्तर लिखना चाहिए दोस्तों, ताकि हम पूरे प्रश्न का उत्तर आसानी से समझा सकें और अच्छे से, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि उड़ते खग और बरसाती आँखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित होता है, यानी उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल के द्वारा कवि क्या बताना चाहते हैं जनरली, है ना। तो आप लोग चैप्टर एक बार पढ़े होंगे तो जानते होंगे। अब भाई देखिए, जो लोग बिना चैप्टर पढ़े एक्सरसाइज क्वेश्चन देख रहे हैं भाई, अगर उनको ना समझ में आए तो उसमें मेरा दोष नहीं है, क्योंकि कोशिश मैं पूरा करूंगा कि आपको समझ में आए, लेकिन आपका ये दायित्व तो बनता है कि एक बार आप चैप्टर पढ़ के तभी क्वेश्चन आंसर करने आए, क्योंकि भाई क्वेश्चन आंसर चैप्टर से सीधे उठा लिए जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि उड़ते खग से कभी भारत में आने वाले विदेशी लोगों की ओर संकेत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विदेशी लोगों की ओर संकेत कर रहे हैं। जो पंक्ति आपकी लिखी हुई थी ना, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए समझ नीड़ निज प्यारा, यानी उड़ते खग यानी उड़ते हुए पक्षी जिस देश की ओर अपना मुंह करके जाते हैं, उसे अपना घोंसला समझ करके वहां जाते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जिस प्रकार उड़ते हुए पक्षी हमारे भारत देश में आते हैं और अपना पूरा जीवन यहीं पर व्यतीत करते हैं, ठीक उसी प्रकार भारत में बाहर से आने वाले लोगों का भी सम्मान किया जाता है और उनको सहारा दिया जाता है। यानी उड़ते खग से कभी भारत में आने वाले विदेशी लोगों की ओर संकेत कर रहे हैं और कहते हैं कि भारत में आने वाले हर व्यक्ति को यहाँ अपनापन महसूस होता है। जिस प्रकार पक्षी यहाँ पर आते हैं और अपना घर समझ करके यहाँ रहते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं, वैसे ही भारत देश में विदेशी लोगों को भी सेम ऐसी ही फीलिंग होती है। अब बरसाती आंखों के बादल का मतलब क्या है? तो देखिए, बरसाती आंखों का बादल का मतलब ये है कि भारत देश के जो लोग हैं उनके नेत्र जो हैं बरसाती आंखों के बादल, अर्थात आंखों के बादल। आंखों के बादल का मतलब ये है वे आंखें जो बादलों की तरह पानी गिराती रहती हैं, यानी आंसू बहाती रहती हैं। यानी कहने का मतलब कि यहाँ के लोग जो हैं उनके नेत्र जो हैं बहुत दयापूर्ण हैं, क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति यहाँ आता है, अगर उसको दुख हुआ तो भारत के लोग भी उसके दुख में दुखी हो जाते हैं और अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगते हैं। यानी बरसाती आंखों के बादल का जनरल सा अर्थ है कि भारत के लोग दूसरों के दुख में दुखी होते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ठीक है ना। इतना आप लोग लिखेंगे। चलिए भाई तीसरा देखते हैं। तीसरा है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हेम कुंभ ले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे मंदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। समझिएगा, यहाँ पर जनरली अर्थ क्या है, हमें इसका काव्य सौंदर्य बताना है, तो पहले हमें इसका अर्थ समझना होगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है ना। तो उषा का मतलब ये उषा काल जो है, जैसे सुबह सुबह होने से 1 घंटे पहले का समय जो है उषा काल कहलाता है। यानी जब उषा आती है सुबह सुबह तो वो किस तरह लगता है, लालिमा छा जाती है आसमान में, तो
तो उस लालिमा को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे वो सोने से बना हुआ घड़ा लेकर के आती है। जब लालिमा छा जाती है आसमान में तो ऐसा लगता है कि उषा काल जो है वो सोने से भरा हुआ घड़ा लेकर के आई है, और उस घड़े को क्या करती है, सुबह होते ही उसमें जल भरे रहती है। क्या करे रहती है, सुख रूपी जल भरे हुए रखती है। वो सुख माने सुख रूपी जल वो भरे रखती है उसमें, और उसको ढुलका देती है, अर्थात सुबह होते ही उसको ढुलका देती है, यानी उस घड़े को लुढ़का देती है, अर्थात हम सब के ऊपर सुख बांट देती है ना। और मदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा, यानी कि जब रात भर तारा जगते रहते हैं तो सुबह के समय में भी वो भी ऊँघने लगते हैं। क्या होते हैं, ऊँघने लगते हैं। और मदिर मतलब ये कह लो कि नशे से युक्त हो जाते हैं, अर्थात वो ऊँघने लगते हैं और नींद की तरफ जाने लगते हैं। ठीक है ना। तो भाव में लिखेंगे कि कवि उषा को एक पनिहारिन के रूप में चित्रित करते हुए कहते हैं कि वह सोने के घड़े यानी हेम कुंभ में सुख रूपी जल भरकर ला रही है और उसे धरती पर लुढ़का रही है, जिससे चारों ओर सुख फैल जाता है, अर्थात सुबह होते ही चारों तरफ सुख शांति व्याप्त हो जाती है। रात भर जागने के बाद तारे भी अब नींद से युक्त हो रहे हैं। ठीक है ना। अब हमने भाव लिख दिया है, उसके बाद हमें भाषा छंद वगैरह बताना है। तो भाषा में लिखेंगे सरल है, सहज है और प्रवाहमयी भाषा है। ठीक है। छंद में लिखेंगे छंद मुक्तक है, जिसमें लय और ताल का सुंदर निर्वाह किया गया है। अलंकार यहाँ पर देखिए मानवीकरण भी है, रूपक भी है और अनुप्रास भी है। मानवीकरण कहाँ पर है, क्योंकि उषा और तारों को मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया है भाई, है ना। उषा को पनिहारिन बताया गया और तारों को यानी तारों को नींद आ रही है, इसका मतलब तारों को भी एक मनुष्य के रूप में दिखाया गया है। साथ ही रूपक अलंकार है, हेम कुंभ में रूपक अलंकार है, और जग जग कर में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि जा जा अक्षर 2-3 बार जग जग आया है। ठीक है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। यानी जहां पहुंच करके, यानी जिस देश में जाने पर अनजान क्षितिज यानी अनजान लोगों को भी एक सहारा मिलता है, इस पंक्ति का हमें आशय लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे इस पंक्ति का आशय यह है कि भारत देश में अनजान व्यक्ति अर्थात विदेशी व्यक्तियों को भी आसानी से आश्रय मिल जाता है, आसानी से आश्रय मिल जाता है और वे स्वतंत्रता पूर्वक जीवन निर्वाह कर सकते हैं। ठीक है। पांचवा है कि कविता में व्यक्त प्रकृति चित्रों को अपने शब्दों में लिखिए। यानी कविता में नेचर की जो विशेषताएं बताई गई हैं उसे आपको लिखना है। तो लिखेंगे भाई उत्तर में कि कविता में प्रकृति का भरपूर वर्णन किया गया है। प्रातःकालीन सूर्य की लाल किरणों में वृक्ष की चोटियां झूम रही हैं, हरियाली में सौंदर्य व्याप्त है, छोटे इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगे पंख फैलाए पक्षी उड़ रहे हैं, उषा काल होते ही सभी जगह सुख और शांति व्याप्त हो जाती है और तारों की रोशनी धीमी पड़ जाती है। ठीक है भाई। इस तरीके से इस चैप्टर के हमने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।